खुशामदीद, आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गेम शो कैसे बच्चा पार्टी एकदम बढ़िया। मैं हूं आपका दोस्त राज अहमद एएसके क्रेडिट चैनल पर। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10 के लिए इलेक्ट्रिसिटी वन शॉट वीडियो कंप्लीट चैप्टर का रिव्यू करेंगे। लेकिन रिव्यू के साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि छोटा टॉपिक हमारा छूटे ना और बड़े टॉपिक को कभी हम मिस मत करें, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो आपके यहां से आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे यहां से आएंगे, यानी पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऐसे करके हीटिंग लॉ के ऊपर, या इसके अलावा रेजिस्टिविटी के ऊपर जो हमारा लॉन्ग टॉपिक आता है जहां से न्यूमेरिकल मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते पूछे जाते हैं। तो इन चैप्टर को भी इन टॉपिक को भी आपको मिस नहीं करना है। लेकिन 1 मार्क्स भी हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, 1 नंबर को भी छोड़ के नहीं जाना है। तो कुछ टॉपिक मैंने सिलेक्टेड लिए हुए हैं जिसमें से बड़ा आपका रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है, पावर है, करंट है, वोल्टेज है, या ऐसे छोटे छोटे टर्म हैं जिनको हमें फोकस करना है। और इन सभी में बेटा जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं कहूंगा आपसे कि इन टॉपिक को आप जरूर से जरूर पढ़ना, वो टॉपिक आपका है ओम्स लॉ एंड रेजिस्टिविटी। ये दोनों टॉपिक को बेटा आप जरूर पढ़ना, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टिविटी, ये दोनों टॉपिक जरूर पढ़ना बेटा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर के सेट में ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन और रेजिस्टिविटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बेटा आपका आता है। तो चलिए टॉपिक को फिर से हम शुरू करते हैं। तो आज के इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं कि अपने आसपास में, अपने सराउंडिंग में अगर हम नंबर ऑफ मटेरियल को, टाइप्स ऑफ मटेरियल को स्टडी करें, तो कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी आसानी के साथ फ्लो हो जाती है। तो एक सवाल आपका पूछा जाता है व्हाट इज कंडक्टर। तो बेसिकली आप राइट डाउन वन लाइन डेफिनेशन, इफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर पॉसिबल कॉल्ड एज कंडक्टर। तो सवाल में अगर आपका आगे बड़ा आपका छोटा सा टॉपिक है कि व्हाट इज अ कंडक्टर, तो आप तुरंत बता देना बड़ा आपका विच अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एज कंडक्टर। बड़ा आपका वन लाइन वीडियो, वन लाइन बड़ा डेफिनेशन आप याद रखना, अलाउ टू फ्लो करंट, ठीक है, कॉल्ड एज कंडक्टर। जस्ट लाइक आपका हमने कह दिया, छोटा सा एग्जाम्पल आपका कॉपर है, आयरन है, एक्सेट्रा। आपके दो एग्जाम्पल है, बड़ा कहना है माइंड टॉपिक के लिए। और भी आप अपने आसपास में सराउंड में देखिए जो बड़ा आपके इसी हमारा कंडेंसर जहां से इलेक्ट्रिसिटी हमारे फ्लो, ठीक है। अगला आता है बड़ा आपका कुछ ऐसे मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, बड़ा वन शॉट वीडियो है, लेकिन इसके अलावा हम टॉपिक को छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। अब अगला आ जाता है कि इंसुलेटर क्या होता है, आप उसकी भी डेफिनेशन याद रखो आपके क्या होता है ये इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर क्या होता है, नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी not allow to flow of current बड़ा called as insulator। ये बड़ा आपका आगे टॉपिक, ये दोनों टॉपिक याद रखना बड़ा आपका, ठीक है, ये दोनों टॉपिक याद रखना बड़ा आपका, कंडक्टर क्या होता है या इंसुलेटर क्या होता है। अब इसके बाद का जो अगला सवाल, अगला टॉपिक हमारा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से न्यूमेरिकल बेटा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल आ जाएगा बड़ा आपका, if there are 10 number of the electron, find the total charge on the conductor. If there are total charge of 1000 microcoulomb or the coulomb, then find the number of electron on the conductor. तो टॉपिक अब कह रहे हैं बेटा आपका टोटल चार्ज ऑन एनी कंडक्टर क्या होता है, टोटल चार्ज। ये टॉपिक बेटा आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, गैप न करना बेटा आपका, ये टॉपिक है इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या करना आपका, टोटल चार्ज मतलब क्या होता है कि अगर हमने मान लिया बेटा कोई भी एक रॉड लिया हुआ है, रॉड मीन्स बेटा आपका ये हमारा एक कॉपर का रॉड है, मान लिया बेटा आपका हमारे पास क्या है, कॉपर की रॉड बेटा आपका, ठीक। तो इस कॉपर की रॉड में हमने 1 मीटर लिया, 1 मीटर है, या इसके अलावा आप 2 मीटर ले सकते हो, या इसके अलावा आपने 10 मीटर ले लिया, 1000 मीटर बेटा आपका कोई एक सर्टेन लेंथ हमने लिया हुआ है। कितना है बेटा आपका, हमारे कॉन्टेक्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा बेटा, मान लो नहीं दिएगा कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल में पूछ लिया गया, आप बताइए टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन द कॉपर वायर कितना होगा। तो टोटल चार्ज दिया जाता है बेटा Q इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाई E, वेयर इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज गिवन बाई 10 टू द पावर -19 कूलॉम। ये बेटा याद रखना, ये टोटल चार्ज की वैल्यू होती है। हमें ये मालूम होता है बेटा कि कॉपर के पास में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बेटा आपका जगह को, अपनी पोजीशंस को चेंज करके बेटा आपका इलेक्ट्रिसिटी को बेटा आपका फ्लो कराता है।
तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बेटा आपका, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कितना बड़ा आपका, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा आपका 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज है। तो अब किसी वायर में एक इलेक्ट्रॉन तो रहा नहीं होगा कि भैया वही इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक जा रहा है, ऐसा तो रहा नहीं हो। हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है हमारी लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर, खैर वो अलग पैरामीटर है। तो याद रखना बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर 1.6 10⁻⁻19 कूलम है, तो अगर 10 होंगे मल्टीप्लाई बाई 10, 1000 होंगे मल्टीप्लाई बाई 1000, करोड़ होंगे मल्टीप्लाई बाई करोड़, 1000 होंगे, अरब होंगे, खरब होंगे, उसको हम 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो हमारा टोटल चार्ज निकल के आता है। यहां पे वो नंबर होता है बेटा, कितने नंबर है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 बेटा आपका, ये सवाल आपका आता है। अब यहीं से सवाल आ जाता है बेटा आपका, एक सवाल और बनता है कि आप बताइए अल्फा पार्टिकल पर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी देखो कितनी होती है। तो अल्फा पार्टिकल कहा जाएगा बेटा, या उसके अलावा मान लिया अगर क्वेश्चन में बेटा हीलियम पार्टिकल कह रहा है आपकी न्यूमेरिकल में, तो हमने कहा है ना कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 होता है बेटा। लेकिन अगर अल्फा पार्टिकल आ गया या बेटा आपका हीलियम पार्टिकल आ गया, तो इस पर जो चार्ज होता है वो 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम, ये बेटा आपका चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल और चार्ज ऑन हीलियम पार्टिकल होता है। ये वैल्यूज आप याद रखना, ठीक है। एक सवाल ही, दूसरा एक सेकेंडरी जो सवाल बेटा पूछा जाता है, छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन ध्यान रखना इन टॉपिक को स्किप ना करिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में यही बेटा आपके बड़ा रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेचर ऑन द अल्फा पार्टिकल चार्ज एंड नेचर ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, ये बड़ा आपका नेचर। नेचर का मतलब ना, अब आपसे सवाल कर रहा है, आप बताइए भाई वो रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा, यानी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, वो नेचर का मतलब या चार्ज का मतलब ये पूछ रहा है। तो आप ये भी एक लाइन में याद रखो कि अगर वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है बेटा आपका, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो हमेशा बेटा आपका निगेटिव इन नेचर होता है। कैसा होता है बेटा, निगेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे या हीलियम पार्टिकल पे बात करेंगे बेटा आपका, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है बेटा आपका, ये पॉजिटिव इन नेचर होता है। दूसरा पार्ट हमारा ये निकल आया। इन सभी में आज का टॉपिक में बेटा आपका, अभी के टॉपिक में हमारा ये पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो इसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला जरूर याद रखना, ठीक है। अब इसके अलावा बेटा आपका अगला टॉपिक यहाँ पे आ जाता है कि आप बताइए, इसके बाद छोटे छोटे टर्म बेटा आपका आ गया कि करंट क्या होती है, व्हाट इज अ करंट, सारी डेफिनेशन बेटा आपका आ गया। व्हाट इज करंट, ये बेटा आपका पूछा गया टॉपिक। आप बताइए बेटा हमारा करंट क्या होता है। इसके अलावा ठीक, अगर मान लो ये सवाल आपका आ गया, तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन, आप जब छोटे से रहे होगे क्लास 8 में बेटा आपका 7th में, तो फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड एज करंट, आपने ये डेफिनेशन लिखी, आप लिख दीजिए, सवाल की डेफिनेशन गलत नहीं, लेकिन आप क्लास 10th में हो तो लेवल भी अपना वैसा ही करो बेटा, ठीक है। अच्छी डेफिनेशन लिखो बेहतर नंबर लाने के लिए। क्या डेफिनेशन लिखो बेटा आपका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड एज करंट। क्या लिखोगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या लिखोगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड एज करंट। ये बेटा हमारा कहलाता है कॉल्ड एज करंट। ये बेटा हमारा छोटा सा टॉपिक हो गया, ठीक, हमने डेफिनेशन लिख दी। लेकिन सवाल में ना काम क्या है उसका कि क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ मरोड़ के जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन उससे बनते हैं वो सब पूछ, मान लीजिए आपसे पूछ लिया, अच्छा डू यू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द करंट, ओके वेल, बट कैन यू टेल द यूनिट ऑफ द करंट, yes you have to know, and what is the unit of the current, then unit क्या होगी बेटा आपका, तो यूनिट के लिए आपको पता होना चाहिए क्या चीज, फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल Q अपॉन T के बेटा आपका फॉर्मूला आता है, क्या आता है, Q अपॉन T। ये बेटा आपका क्या मतलब है इसका, कि अगर हमने मान लिया ये कंडक्टर लिया हुआ बेटा, कॉपर वायर लिया हुआ है, ये बेटा हमारा कॉपर वायर है,
तो एक सेकेंड में यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, नंबर ऑफ 10,000 हो सकते, करोड़ हो सकते, अरब हो सकते, खरब हो सकते, हमें नहीं मालूम कितने हैं। कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ चार्ज के लिए बेटा आपको दिए गए हैं। तो एक सेकेंड में कितने फ्लो होंगे, एक सेकेंड में नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड कॉल्ड एज बेटा आपका 1 एम्पियर। ये बेटा आपको याद रखना, यहाँ पे Q की वैल्यू चार्ज है, T बेटा आपका टाइम है। तो अगर आपको यूनिट लिखना है तो आप चार्ज की यूनिट ध्यान रखिए, आप लोगों को मालूम होगा बेटा आपका चार्ज की यूनिट कूलॉम और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो यूनिट क्या होगा बेटा आपका, यहां से बना सकते हो क्या, कूलॉम पर सेकेंड। ये बेटा इसकी यूनिट हो गई, डोंट फॉरगेट, याद रखना बेटा आपका, भूलना नहीं यूनिट। लेकिन अब सवाल में ना इतना छोटा छोटा सवाल पूछने के बेटा, क्योंकि ये सभी को मालूम रहती है, बचपन से पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब आपको पूछ लेगा बेटा इसकी अनदर यूनिट क्या होती है, तो वो भी देखो बेटा आपका क्या रहता है। जितना क्वेश्चन बन सकता है सारे क्वेश्चन को पढ़ के जाओ बेटा, गलत होने के चांसेस कहीं से एक रत्ती भर मत दो, कहीं से भी ना दो। डेफिनेशन पूछा तुरंत लिखो, फॉर्मूला पूछा तुरंत लिखो, यूनिट जो जो हो सकती है सब पढ़ के जाओ बेटा आपका। तो देखो अगर यहां से आपको आई की दूसरी यूनिट लिखनी है बेटा आपका, अदर यूनिट आई के बेटा आपका, तो देखो क्या बन जाएगी, इसी 1 कूलॉम पर सेकेंड को दूसरा नाम दिया गया, आई थिंक यू रिमेंबर दैट, क्या कहता है आपका, एम्पियर। क्या कहलाता है ये, एम्पियर, AMP लिखा जाता है सिर्फ शॉर्टकट में, एम्पियर। क्या दूसरी यूनिट होती है, एम्पियर। अब सवाल यहां हो सकता है आपसे वो डेफिनेशन ऑफ करंट पूछ ले, पॉसिबिलिटी है, यूनिट पूछ ले, लेकिन 2 पार्ट ज्यादा पूछा जाता है। क्या, the direction of flow of current is in the direction of flow of electron or in opposite direction to the flow of electron or to the perpendicular to the flow of electron। कई सारे स्टेटमेंट आपके दिए रहेंगे। मतलब क्या कह रहे हैं बेटा कि अगर हमारा ये कंडक्टर, कंसीडर ये बेटा आपका एक कॉपर का बेटा हमने रॉड लिया हुआ, एक वायर लिया हुआ, इलेक्ट्रॉन बेटा आपके इधर से निकल के इधर आ रहे हैं, इधर से निकल के इधर आ रहे हैं, तो करंट का भी डायरेक्शन क्या सेम होगा, यानी फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन का भी डायरेक्शन यही है, तो क्या करंट का भी डायरेक्शन यही होगा, नो। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग बेटा, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज। यानी अगर चार्ज या इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं बेटा तो करंट हमारी इधर आएगी। बात समझे, अगर हमने ऐसे कह दिया चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन बेटा आपका जस्ट अपोजिट होगा। तो रिमेंबर वन थिंग बेटा आपका, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज, हमेशा बेटा आपका अपोजिट किसके बेटा आपका, टू फ्लो ऑफ चार्ज, टू फ्लो ऑफ चार्ज के अपोजिट होती है, बात याद रखना। अब सवाल ये भी पूछ लिया गया, कोई दिक्कत नहीं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे यहां पे कहा था ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है, ये छोटा सा एम्पियर इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, छोटा सा। लेकिन अब मान लीजिए अगला सवाल, क्योंकि क्वेश्चन का काम है ना थोड़ा सा घुमा के लच्छेदार बना के आपके सामने लाके रखना, कि सामने वाला थोड़ा सा ना सोचे समझे, कुछ टाइम लगाए, कुछ वक्त लगाए, देखते कौन पढ़ा हुआ कौन नहीं पढ़ा हुआ है। तो अगर वो शेर बन रहा है बेटा तो आपको फिर 1.25 शेर बनने की जरूरत है। अगर वो जहां तक सोच रहा है तो अपने लेवल भी वहीं तक लेके आना है। बात समझिए कि नहीं, देखो क्या कहते हैं, डिफाइन 1 एम्पियर। कहेंगे अरे यार मैंने तो करंट की डेफिनेशन पढ़ के आई थी, मैं तो करंट की डेफिनेशन पढ़ के गया था, ये पूछता तो मैं बता देता, आ गया 1 एम्पियर की करंट। तो मैंने क्या कहा बेटा ना, आपको हर हाल में तैयार होके जाना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो डेफिनेशन ऑफ द करंट अगर आपको निकालना है बेटा, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, तो आप लिखो बेटा 1 एम्पियर। देखो आई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला देखो, आई इक्वल क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो अगर हम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड रखें बेटा, कितना, 1 सेकेंड, देन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कूलॉम, यानी चार्ज के बराबर होगा बेटा आपका। तो आप यहीं से डेफिनेशन बना दो, 1 एम्पियर इज डिफाइंड to the amount of charge is equal to the amount of
करंट। ये बड़ा आपने लिख दिया, आपका बराबर हो गया कि एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ चार्ज फ्लो होते हैं वो 1 एम्पियर कहलाता है। ठीक, ये चीज हो गई। मान लिया अगर डिवाइस पूछ लिया गया कि विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग दी फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है? एमीटर। ऑलवेज रिमेंबर। तो अभी के टॉपिक में आपका टोटल चार्ज एंड 1 एम्पियर एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, ये बड़ा आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अगला टॉपिक इसी के आगे के चलते, तब तक मिटा देते हैं बेटा। ओके बेटा, तो हमारा टॉपिक करंट का कंप्लीट हुआ। इससे ज्यादा क्वेश्चन शायद ही उसमें बने, ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन। अगला हमारा टॉपिक है बेटा कि अब यहां पे दिमाग लगाना है हमें कि अगर मान लिया जाए बेटा आपका कि ये हमारा एक कॉपर का वायर, ये बेटा हमारा एक कॉपर का वायर है या एक मेटल है या एक कंडक्टर है बेटा। हमारा टॉपिक है जो समझना भी आपका आगे खुद ब खुद आ जाएगा। अब हम इलेक्ट्रॉन यहां पे भी है और एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहां पे, ठीक है। ये बेटा हमने मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ये बड़ा आपका चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से बड़ा आपका दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो रहा है, किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको अब बेटा हम करंट न कहो, ठीक है। उसका एक दूसरा टर्म आ जाता है पोटेंशियल या वोल्टेज, या आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। और एटमोस्ट सारे टर्म बेटा आपके सेम है, चाहे वो वोल्टेज कह दे, पोटेंशियल कह दे, पोटेंशियल डिफरेंस का थोड़ा सा फर्क है, बट आप इक्विवेलेंस में कह सकते हो। क्या कह रहे हैं बेटा आपका? अब आप यहीं से डेफिनेशन, ठीक है, क्या लिखोगे? हमें इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है उसको पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा आपका? पोटेंशियल। क्या? अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, amount of doing of work for flow of charge from one point to another point called as potential। और आसान डेफिनेशन बेटा आपका, वर्क डन फॉर मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो काम करना पड़ता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल। क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहता है बेटा आपका, ठीक है। यानी क्या लिखोगे? वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब अगर आपका टॉपिक आ गया बेटा कि आप बताइए पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल क्या लिखोगे? सिंबल होता है बेटा, सिंबल होता है इसका V। क्या होता है? V होता है बेटा। अब देखो क्या लिखोगे? वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज, क्या लिखोगे? वर्क डन टू मूविंग चार्ज। यहां पे टॉपिक बड़ा बिल्कुल हर एक टॉपिक को बड़े बारीकी से पढ़ के जाओ कि नंबर कटने के चांसेस कहीं से भी ना हो। वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज, कहां से? फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। बस बड़ा आपका ये काम हो गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो काम करते हैं उसको बड़ा हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। अब अगला आ गया फॉर्मूला, इसका क्या होता है? देखो बेटा आपका फॉर्मूला क्या होगा? V इज इक्वल टू वर्क, चार्ज को लेके जा रहा है बेटा आपका अपॉन चार्ज। ये बेटा हमारा फॉर्मूला आ गया, यानी V इज इक्वल टू क्या हो गया? W अपॉन Q। ये बेटा आपका फॉर्मूला आ गया, पहला फॉर्मूला, ठीक। अब यहां सवाल में जो बदलाव करेगा, बदलाव जानते हो कहां करेगा? वो वर्क की वैल्यू को इनडायरेक्टली एनर्जी के फॉर्म पे देगा। ध्यान रखना बेटा, एनर्जी के फॉर्म पे कह सकता, वर्क डन तो कोई भी फॉर्मूला वो कह सकता है, चार्ज को बदल सकता है। यहां पे चार्ज अगर देगा डायरेक्टली तो बहुत अच्छा, लेकिन टोटल चार्ज ऑन एनी कंडक्टर आपको मालूम हो चुका है कितना होता है? NE, Q इक्वल टू NE। ये बात याद रखना आपका। तो अगर उसने बदला तो यहाँ पे आप भी बदल देना तुरंत। अगला जैसा है इसकी यूनिट बताइए क्या होती है बेटा आपका? तो यूनिट बताइए बेटा आपकी कितनी हो जाएगी? वर्क की यूनिट होती है जूल, कूलॉम की यूनिट क्या होता है आपके? चार्ज की यूनिट कूलॉम, और इसी जूल पर कूलॉम, इसी को कहते हैं बेटा आप लोग वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं बेटा, ठीक है। तो आप चाहे जूल पर कूलॉम कहिए या वोल्ट कहिए बेटा आपका, दोनों डेफिनेशन आपकी सही है, ठीक, याद रखना बेटा आपके। अब अगला सवाल यहां पे कि अच्छा ये बताइए बेटा, हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हमें बेटा फॉर्मूला पता चल गया, हमें बेटा यूनिट पता चल गई दोनों। अब आप बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस में 1 वोल्ट क्या होता है?
अक्सर यही डेफिनेशन पूछ ली जाती है बेटा, अक्सर केसेस में 1 वोल्ट क्या होता है बेटा। तो फिर से आप फॉर्मूला देखो 1 वोल्ट के लिए ना, आप फॉर्मूला देखो क्या बेटा फॉर्मूला, इफ Q इक्वल 1 कूलम, ये बेटा आपका Q की वैल्यू कितना 1 कूलम अगर आपने रखा है, देन तो इस केस में बेटा V की वैल्यू W के बराबर होगी। अब यही से डेफिनेशन आप बना दो बेटा, डेफिनेशन तो लेते हैं, इसे बनाओ, क्या बनाओगे देखो, लिखो बेटा, देखो क्या लिखोगे, 1 volt is defined as equal to the amount of work if 1 coulomb charge is transferred। बस हो गया बेटा, क्या लिखोगे, 1 volt is always equal to the amount of work if 1 coulomb charge is transferred। ओके, डेफिनेशन आपकी। कौन सी डिवाइस यूज करेंगे बेटा हम लोग मेजर करने के लिए वोल्टेज को, कौन सी डिवाइस, लिख लो इसको भी, कौन सी, वोल्ट मीटर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर यूज करते हैं। सिंबल कैसा बेटा, कैसे गोल का बना के यहाँ पे भी लिखा हो गया बेटा आपका सिंबल, पहले ए लिखा है था, ये भी याद रखना। अच्छा यहाँ पे ना एक टॉपिक और भी है, कभी कभी चार्ज की वैल्यू बेटा आपकी लिखी रहती है Q इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम, ऐसे लिखा रहता है, तो ये टॉपिक भी समझ लो बेटा। यहाँ म्यू का मत, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं बेटा, पढ़ते हैं म्यू या माइक्रो, म्यू पढ़ो बेटा, या आपने कह दिया माइक्रो, क्या कह दिया माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब Q की वैल्यू कितनी हो जाती है, इसको लिखेंगे 2, माइक्रो को जब रिप्लेस करेंगे ना बेटा तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ऐसे करके हमेशा याद रखो, ठीक है। तो अगर ये केस आया तो आप भूलना नहीं, यहाँ पे अभी यहाँ पे Q की वैल्यू रखी तो याद आ गया, तो आप भूलना नहीं है टॉपिक। हमारा बेटा पोटेंशियल का भी हो गया, हमारा बेटा आपका पोटेंशियल का भी हो गया। अब इसी के ऊपर बेस्ड देखो, इलेक्ट्रॉन बेटा आपका यहां से यहां तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगला टॉपिक जो इन सभी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, एक्सप्लेन अबाउट द ओम्स लॉ। एक सवाल ये बनता है बेटा आपका, एक्सप्लेन अबाउट, आप बताइए किसके बारे में, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के बारे में बेटा आप बताइए क्या कहता है ये बेटा आपका टॉपिक है, ठीक है ना। अब सवाल में देखो क्या कहता है ओम्स लॉ का बेटा आपका, तो आप ना एक छोटा सा बेटा फॉर्मूला याद, कोई ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अभी आपका मेन टास्क है बेटा कि एग्जाम में कम से कम टाइम में बेहतर से बेहतर नंबर लाने का, ये आपका टास्क है, ठीक है, ये आपका मकसद है, आपने नंबर बनाना है बेटा। तो आप एक फॉर्मूला याद रखो V, और ऐसे एक सिंबल बनता है बेटा आपका I। अब V का मतलब क्या हो गया बेटा, आपको पता होना चाहिए, V का मतलब पोटेंशियल, V का मतलब पोटेंशियल। अब यहां पे ये क्या कहते हैं बता दें, I का मतलब क्या हो गया, करंट, क्या कहते हैं, करंट, ठीक है। ये जो टर्म लिखा हुआ है बेटा, जो हमारा एक ही तरीके कुछ ऐसा गोलानुमा बना हुआ है, इसको कहते हैं परपोर्शनल। अगर ऊपर है तो कहा जाएगा बेटा आपका परपोर्शनल, क्या कहा जाएगा, परपोर्शनल। यानी अब देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बस हो गया बेटा। अगर आपने बेटा यही सिर्फ याद किया, V ऐसा सिंबल और I, अब इसको क्या कहते हैं, ऐसा सिंबल इसलिए ना तो आप लोग को याद हो जाए, ठीक है, छोटे छोटे टर्म है जिसको लिखना है बेटा आपका, याद रखो, भूले ना आप। अब इसको कहते हैं परपोर्शनल, मत भूलना आज के बाद, ऊपर लिखा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नीचे लिखा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या मैटर कर रहा है आपका, फिर कभी डिस्कस किया जाए। खैर यहाँ पे इतना याद रखना, मतलब क्या हो गया बेटा, आप ओम्स लॉ के आप लिखिए, देखो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पहले बेटा इसकी चटनी आप रख दिया करो हमेशा, ये जो बेटा आपका है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये चटनी मत भूला करो, इस नियम के अकॉर्डिंग। क्या, इफ द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज, if the physical quantity does not change, physical quantity does not change, does not change, ये बेटा अगर फिजिकल क्वांटिटी में बदलाव नहीं किया गया है, अब बस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ चटनी आपने लगा दी, इफ द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज, इसका मतलब क्या है बेटा कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, लेंथ है, एरिया है, ये सारी वैल्यू बदले ना। तो अब ये सारे टॉपिक बेटा टाइम नहीं है मैं बताने का,
हालांकि जब एरिया बदल जाएगा बेटा आपका लेंथ बदल जाएगी, टेम्परेचर बदल जाएगा, प्रेशर बदल जाएगा, तो आपका ये लॉ भी आपका यहां वहां पे वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आपने हर पैरामीटर को आपने बदल दिया। खैर, इससे बेटा कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, चट्टी लगा दी, इफ द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज, मतलब फिजिकल क्वांटिटी का मतलब लेंथ है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, एरिया, टेम्परेचर एंड व्हाटएवर बेटा आपका है वो बदले ना, देन अब यही आप लिखो, देन पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड करंट। क्या लिखो बेटा आपका, देन पोटेंशियल, बस हो गया बेटा, यही लाइन जरूरी है, पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू करंट। हो गया बेटा आपका डेफिनेशन। अगर किसी ने यहीं तक लिख दिया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड करंट, तब भी सही है, लेकिन ये पूरा इसमें जुमला इस तरीके से लिखो बेटा तो ज्यादा सही रहेगा, नंबर अच्छे से मिलेंगे, नंबर कटने के चांसेस नहीं। हम तो कह रहे हैं ऐसे, इसमें लिखने में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज देन द वोल्टेज या पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। बन गया बेटा आपका। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला आपने लिखा था, यही फॉर्मूला तो मैंने बताया, बस इसी को आप कह दो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखा है। जब हम बेटा ना यहाँ पे हटाकर इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं तो यहां पे एक टर्म आता है जिसको कहते हैं बेटा रेजिस्टेंस R। तो ये हो गया बेटा आपका R। अब R बराबर हो जाता है यहां से V अपॉन I। हो गया बेटा आपका। यहां पे R क्या है, R का टर्म होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब यहां से टॉपिक और इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है बेटा। देखो क्या कह रहे हैं यहां से, according to Ohm's law, if the physical quantity does not change, then the voltage is directly proportional to the applied current. या potential is directly proportional to amount of current. ये सवाल बेटा आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, R लिख देते हैं। R एक कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। अब यहां पे बेटा एक ग्राफ आपका बनाने के लिए कह दिया जाता है, तो आप एक सीधा सीधा बेटा आपका ऐसे एक ग्राफ बना भी दिया करो। यहाँ पे V लिख दिया है बेटा और यहाँ पर आपने I लिख दिया है। ऐसे करके एक ग्राफ आता है बेटा आपका अलग अलग पॉइंट के लिए, जहां पे लिखा जाता है कि tan थीटा, जहां पे थीटा बेटा आपका ये होता है इज इक्वल टू V अपॉन I के, और यही बराबर R के होता है बेटा। ठीक है। हाँ, एक सवाल और याद आ गया। सवाल अगर पूछ लिया गया बेटा आपका, व्हाट इज ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। व्हाट इज ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर, डोंट बी फुलिश। याद रखना बेटा, बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है ओमिक और नॉन ओमिक। क्या लिखोगे, in which the Ohm's law is valid called as ohmic conductor, in which Ohm's law does not valid called as non-ohmic conductor. That's it, final. Okay, अब हमारा टॉपिक रहेगा बेटा आपका रेजिस्टेंस का। ओके बेटा, तो हमारा टॉपिक अब है रेजिस्टेंस का। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है बेटा आपका, B इक्वल टू IR। बहुत बड़ा एक लॉ बेटा आपका, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिए कह रहा है बेटा आपका डिफाइन द रेजिस्टेंस, तो आपको ना हर हाल में तैयार रहना है हर एक पड़ाव को पार करने के लिए। रेजिस्टेंस होता क्या है बेटा कि अगर मान लिया हमने ये कंडक्टर लिया हुआ है, ये बेटा आपका कंडक्टर का मतलब बेटा कोई भी मेटेलिक पीस है जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें आसानी के साथ बेटा आपकी फ्लो। तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पे हमारा मानना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा आपके होते हैं, ये भी बेटा आपको मालूम है बात। ठीक है, ये बेटा आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आप ये बताओ बेटा ईमानदारी से, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन या चार्ज, यानी बेटा इतने सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, इतने सारे बेटा आपके हैं, तो जब ये आगे बढ़ेगा बेटा इसके साथ भी लड़ेगा, यहाँ पे आके टकराव होगा कि नहीं होगा। ये मान लो इधर आ गया, यहाँ पे आगे मान लो टकराव हुआ, ये मान लो यहाँ पे आगे समझाने के लिए बेटा यहाँ पे टकराव हो रहा, यानी कि चार्ज को आगे जाने में रुकावट पैदा हो रही है। ठीक है ना, रुकावट पैदा हो रही है, यानी चार्ज को आगे जाने से रोका जा रहा है। तो इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अब समझो भाई, घबराओ नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बेटा आपका कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में जो चीज रुकावट पैदा करे उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। और इंग्लिश में जानो क्या कहते हैं आपका, अब इसको लिखते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड।
यानी रुकावट पैदा करना, इनफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पार्टिकल, यानी चार्ज पार्टिकल को जाने में जो चीज रुकावट पैदा करती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस कहते हैं। बात समझ गई भाई? ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां रुकेगा, यहां पे टकराव, रुकावट पैदा हो रही है कि नहीं हो रही है? जब जाएगा बड़ा आपका, लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? लड़ेगा बड़ा आपका, इसी रुकावट को ही हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आप लोग क्या लिखोगे बड़ा आपका? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन फ्लो ऑफ करंट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन फ्लो ऑफ करंट, किसमें बड़ा आपका? इन फ्लो ऑफ करंट, कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। यह डेफिनेशन आपकी हो गई, यानी रुकावट पैदा करना हो गया। अब ये बताओ बेटा, आपका फॉर्मूला था R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पहले वाले फॉर्मूले से VA अपॉन I, ये आ गया। अब अगर आपको यूनिट लिखना है बेटा आपका, तुरंत लगे हाथ ये भी निकालो बेटा, फटाक से निकालो, झटाक से आंसर आया बेटा आपके, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वोल्टेज, वोल्ट पर एम्पियर, ये भी कह सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, ये हमारी यूनिट आ गई। और इसी वोल्ट पर एम्पियर को कहते हैं बेटा हम लोग ओम, और इसका सिंबल होता है हेडफोन। ऐसे होता है कि नहीं होता है हेडफोन का सिंबल? ऐसे होता है। तो आप लोग याद रखना है, ये इसका सिंबल होता है ओम का, ठीक है। रेजिस्टेंस का जो सर्किट का सिंबल है बेटा आपका, ऐसे जिगजैग लाइन बनी रहती है, ये रेजिस्टेंस है बेटा, ठीक है। दोनों चीजें सब बेटा याद रखो। अब यहां पे सवाल थोड़ा दिखाए रखो बेटा, देखो अगर कंडक्टर इतना बड़ा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ इतनी ही दूरी में टकराएगा। अब अगर मान लिया जाए बेटा ना, सवाल में कंडक्टर की लेंथ हमने बढ़ा दी बेटा, ध्यान से समझना, कंडक्टर की लेंथ हमने क्या कर दी? बढ़ा दी। कंडक्टर की लेंथ बेटा हमने क्या कर दी? बढ़ा दी। तो अब ये बताओ, टकराव बेटा हमारा बढ़ गया है कि नहीं बढ़ा है? यानी रुकावट और ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आप लंबाई को बेटा, लेंथ को इंक्रीज करोगे तो उतनी दूरी तक आपका टकरा, तो भाई इतना छोटा था तो इलेक्ट्रॉन इतनी दूर तक टकराएगा, यहां तक टकरा के किसी तरीके से निकाल दिया, यानी रेजिस्टेंस अभी कम है। लेकिन जब आप लंबाई को बेटा बढ़ा दोगे तो टकराव यहां से यहां तक अब होगा। आपने लंबाई को और बढ़ा दिया, अब टकराव वहां से लेके यहां तक होगा। यानी जैसे जैसे हम लंबाई को बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी इंक्रीज कर रही है। बात समझिए कि नहीं? यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी बेटा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है। तो यहां पे एक सवाल आता है बेटा आपका, इज देयर एनी चेंज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ एनी कंडक्टर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस? बात समझिए, हिंदी में समझो क्या कह रहे भाई, अगर हम लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टर की लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट होगा? क्या कहोगे आप जवाब? रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी भाई, उतना ज्यादा टकराव बढ़ जाएगा। बात समझी कि नहीं? यानी बेटा आपका पॉइंट निकल के आया, पहला एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट याद रखो क्या, कि रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये बड़ा आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तो कह रहे हैं, हमने कहा दो टॉपिक, एक ओम्स लॉ, एक बड़ा आपका रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी यहीं से निकल के आएगी अभी। बात समझी कि नहीं? यानी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कैसे लिखते हैं? रेजिस्टेंस का मतलब R, लेंथ का मतलब बेटा आपका L, बीच में ऐसा सिंबल हो गया बेटा आपका रेजिस्टेंस। यानी जैसे जैसे लंबाई बढ़ाओगे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। पॉइंट याद रहेगा बेटा आपका। अब अगला यहां पे टॉपिक आपका है, क्या टॉपिक कह रहे हैं बेटा, कि अगर देखो वायर हमने ये लिया था, ठीक, अब अगर इसका एरिया देखो बेटा, एरिया इसका कम है अभी क्रॉस सेक्शन, और ज्यादा आप कम कर दो। अब मान लो ये आपका वायर हो गया, ठीक है, ये वायर हो गया बेटा आपका ऐसा, तो इसका एरिया और कम हो गया कि नहीं? तो एरिया अगर कम हो रहा है बेटा, यानी कॉम्पैक्ट बनता जा रहा है, और ज्यादा कॉम्पैक्ट बनता जा रहा है बेटा। तो पहले देखो पहले ये एरिया था, अभी एरिया हमने ऐसे कर दिया, एरिया हमने डिक्रीज कर दिया बेटा। अब देखो इलेक्ट्रॉन पहले दूर दूर थे, अभी और करीब करीब हो गए, यानी पहले इतना गैप था बेटा, अभी गैप और ज्यादा कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो टकराव हो बेटा वो हमारा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बात समझिए बेटा। यानी अब यहां से देखो कि टॉपिक, अगर हम
एरिया की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज कर जाएगा। ये बात याद रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकेंड, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका। सेकेंड पॉइंट आपका है इफ एरिया आर increased then resistance is decreases। ये बात याद रखना बड़ा आपका, डिक्रीजेस यानी R is inversely proportional to 1/A के बड़ा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट ये हुआ। अब सवाल जानते हैं यहाँ पे क्या पूछा जाता है? हाँ बेटा, सवाल जानते हैं क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन भी कहा जाएगा बेटा कि ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस इज डिपेंड। यह सवाल में आ जाए बेटा आपका, इज देयर एनी चेंज ऑन द रेजिस्टेंस इफ यू चेंज द एरिया? यस। इज देयर एनी चेंज ऑन द रेजिस्टेंस इफ यू चेंज द लेंथ? Yes. How? If the length are increases, resistance should be increases. If the area is increases, resistance should be decreases. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब अगर देखो यहाँ बेटा, ये सवाल आपका ये ऑन विच फैक्टर इज डिपेंड, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। लंबाई बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घट जाएगा। बात समझ गई? तो यहाँ पे अगर हम दोनों को एक साथ लिखें बेटा आपका बाय कंबाइनिंग, अगर हमने कंबाइंड कर दिया बेटा आपका, अगर हमने कंबाइंड कर दिया मतलब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ था, R is directly proportional to length, R is inversely proportional to area। ये ऊपर है ये नीचे बेटा, यानी by doing R is L upon A के आ गया बेटा। अब जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, बराबर आपने लगाया तो यहाँ पे ऐसे करके एक सिंबल लगता है बेटा, P के तरीके, लुक लाइक दिस P बट नॉट एज एग्जैक्ट P, इट इज कॉल्ड एज रो L अपॉन A। ये बेटा हमारा सिंबल आता है। दूसरा एक फॉर्मूला का महा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बेटा आपका इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यही पार्ट तो पूरे चैप्टर का बेटा आपका फिर से कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन फ्लो ऑफ करंट कॉल्ड एज resistance। On which factor is the resistance is depend? There are two factors on which the resistance are depend. Many more factors are there, but basically is there two. One is length and other is area. If the length are increased, resistance should be increased, because the length is increased, the number of collision of the electron should be increases. And if you increase the area, then the resistance should be decreases, because the more gap are provided between the electrons, so there is movement of electron are very easy. So by combining this equation, we have found that R equal to rho L upon A, where rho is the resistivity. So our next term is the resistivity. Okay? ओके बेटा, तो रेजिस्टिविटी, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, टोटल चार्ज, ये सारे टॉपिक हुआ जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेजिस्टिविटी है, या रेजिस्टेंस के फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगला सवाल यही से हमने कह दिया कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होती है। ये अगर सवाल आया बेटा आपका स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, बेटा आपका सिंबल, तो एक लाइन में डेफिनेशन याद रखना है कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। बेटा आपका रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस आर कॉल्ड एज बेटा आपका रेजिस्टिविटी। एक लाइन के डेफिनेशन हो गई, क्या लिखोगे बेटा आपका? ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। डेफिनेशन खत्म। अब अगला आपका यहाँ पे फॉर्मूला हमारा निकल के आता है कि हमने पिछले फॉर्मूला बताया था R इज इक्वल टू रो L अपॉन A के बेटा आपका। अब R की यूनिट यहां पे होती है बेटा आपका ओम, ठीक। रो की यूनिट बेटा हमें मालूम निकालनी है। लेंथ की यूनिट होती है बेटा आपकी मीटर, एरिया की यूनिट होती है बेटा आपका मीटर स्क्वायर। ये मीटर से 1 मीटर कर गया बेटा आपका, कितना बचा यहां पे? ओम इज इक्वल टू रो अपॉन मीटर की, इसको जब मल्टीप्लाई कर दो तो रो इज इक्वल कितनी क्या आ जाएगा? ओम मीटर। ये इसकी यूनिट हो जाएगा आपका, ये यूनिट याद रखना फटाक से आप, ठीक है। हो गया, आपका काम बन गया। अब यहाँ पे मीटर में है तो मीटर में बेटा, या इसके अलावा वो सेंटीमीटर में भी हो सकता था, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। ये बेटा हमारी यूनिट हो गई, डेफिनेशन होगी, फॉर्मूला होगा, सब बेटा आपका कवर हो गया। अच्छा, लोग सोच रहे होंगे ना कि सर इतना जल्दी में क्यों? भाई जानते हो क्योंकि टाइम हमारा तकरीबन 45 मिनट से ज्यादा हो जाता है। अभी आप लोग कह रहे हो सर इतना लंबी वीडियो वन शॉट में, तो नहीं बेटा, ये आप लोग के फायदे के लिए पूरा चैप्टर में चाहता हूं, पूरे चैप्टर को कोई टॉपिक ना छूटे, सब टॉपिक हो जाए। बात समझ की नहीं? अब देखो, अच्छा ठीक है, चलो बेटा देखो, ये बेटा हमारा रेजिस्टिविटी हो गया। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या लिखोगे आपका? यूनिट इज दिस,
क्या बेटा आपका ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, काम हमारा तमाम। अब अगला सवाल बेटा आपका आता है व्हाट इज पावर। ये बेटा आपका टॉपिक आ जाता है अगला कि अब बताइए पावर क्या होती है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपने पढ़ा बेटा, आप तो कुछ नहीं, बड़े आराम से डेफिनेशन लिख दो बेटा। आप क्या लिखोगे, वर्क डन पर यूनिट टाइम कॉल्ड एज पावर, डेफिनेशन खत्म। क्या लिखोगे, वर्क डन पर यूनिट टाइम कॉल्ड एज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड एज पावर, कुछ भी लिख दो भैया, रेशियो ऑफ वर्क अपॉन टाइम कॉल्ड एज पावर। ठीक, यानी बेटा आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड एज पावर, ये डेफिनेशन लिख दो, रेट ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड एज पावर, बस। यानी बेटा आपका अब इसका सिंबल क्या होता है, पी होता है। रेट का मतलब आ जाता है तो उसको टी से डिवाइड कर देते हैं, यानी पावर पी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ओके, अब यहां पे देखो आपका फिर से वही बीमारी, डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया, यूनिट है, उसके बाद बेटा आपका क्वांटिटी, वो आप में है तो कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला का मतलब कितना हो जाएगा बेटा आपका, डब्ल्यू अपॉन टी का, ये है बेटा आपका। वर्क की यूनिट कैसे लिखोगे, ये होती है जूल, और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा आपकी, सेकेंड, जूल पर सेकेंड। और इसी जूल पर सेकेंड को, 1 जूल पर सेकेंड को बेटा दूसरा एक नाम आता है, वो याद रखो, क्या, वॉट आता है बेटा, क्या आता है, वॉट आता है। ठीक है, इसी वॉट को। अब सवाल ये, डिफाइन द पावर आ जाएगा, डिफाइन द, राइट द यूनिट, ये भी आ जाएगा, डिफाइन, राइट द फॉर्मूला, ये भी आ जाएगा। अब यहां पे सवाल देखो बेटा, कई सारे फॉर्मूले आपके और बनते हैं। एक और बेटा आपकी यूनिट आती है 1 HP, यानी हॉर्स पावर बेटा आपका, हॉर्स पावर जिसको HP कहते हैं, ये बेटा आपका जिसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं HP, ये बेटा आपका 746 वॉट के इक्वल होता है, ये याद रखना। 1 HP की वैल्यू, ये बेटा आपका 1 मेगा वॉट की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 10 की पावर 6 वॉट के। 1 किलो वॉट की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर 3 वॉट के बेटा आपका बराबर होती है। ये सारी वैल्यूज याद रखना बेटा, आपके छोटे छोटे टर्म है, ये याद रखना डेफिनेशन। ठीक है, हो गया। अब अगला सवाल भाई देखो, अगला जो सवाल है वो प्रूविंग के ऊपर है। क्या प्रूविंग है बेटा, हमने कि सवाल में कहा जाएगा शो दैट पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं, शो दैट पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। मतलब क्या कह रहा है बेटा आपका, कि हमें प्रूफ करना है, लेके आना है बेटा कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये बेटा आपका, अब देखो कैसे बेटा हमें करना रहेगा। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या बेटा आपका, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, देखो भाई पावर इज इक्वल टू होता है W अपॉन टी, ये बेटा हमारा फॉर्मूला होता है। पावर इज इक्वल होता है W अपॉन टी। ठीक, W क्या है बेटा आपका, वर्क होता है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट, W क्या होता है बेटा आपका, ये है वर्क। ठीक, और वर्क बराबर होता है हमेशा उतनी ही जितनी एनर्जी होगी बेटा आपका, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम क्लास 11 के अकॉर्डिंग बेटा आपका वर्क इक्वल टू एनर्जी। और किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो एनर्जी की वैल्यू आती है वो आता है बेटा आपका आई स्क्वायर आर टी के। कितना आता है, आई स्क्वायर आर टी। कभी करा दे रहा हूं कैसा है, एनर्जी कितना आता है, आई स्क्वायर आर टी के। आप यहां पे रखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी पावर पी बराबर कितनी की हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी के। अब देखो बेटा आपके यहां पे टी से टी कट गया, कितना बचा, आई स्क्वायर आर अपॉन कुछ नहीं, ये बेटा हमारा बचा। हमने क्या किया, नीचे आर लेके आना, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओगे, मल्टीप्लाई बाई आर कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई आर कर दो। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, कोई नंबर वाला इक्वल क्या है, आर और आर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, यानी पी बराबर हो गया बेटा आपका आई स्क्वायर अपॉन आर। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बेटा आपका पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। प्रूव हो गया बेटा। बहुत आसान सा सवाल है जो आपको पूछा जाता है, पता होना चाहिए आपको वर्क, बस वर्क बराबर आई स्क्वायर आर टी करना है और एक मतलब आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। अब अगर हमारा टास्क बेटा आपका कि आई स्क्वायर आर टी आता कैसे है। ठीक है, ये पूरा एक टॉपिक हम करा रहे हैं बेटा, पूरे चैप्टर का। हाँ देखो बेटा क्या,
तो हमें क्या प्रूफ करना है, उसका नाम आ जाता है ना एक्सप्लेन अबाउट द हीटिंग लॉ। हीटिंग लॉ भी आता है बड़ा आपका, यह बड़ा आपका एनर्जी इन इलेक्ट्रिक सर्किट, एनर्जी इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी एनर्जी होती है, जैसे बड़ा आपका हीटर है, ठीक है ना, या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जब वो चलता है बड़ा तो कितनी ज्यादा वो गर्म होगा, कितना गर्म होगा, वो गर्म होने का फॉर्मूला देख रहा है आपका वी नो दैट, यानी हमें जो प्रूफ करना है ना वो H बराबर I स्क्वायर आर टी के प्रूफ करना। बहुत आसान है बड़ा, देखो बहुत ज्यादा आसान। क्या आपको हमने बताया है वी नो दैट, ऐसे लिखो वी नो दैट क्या बाई पोटेंशियल V इज इक्वल कितने के होता है, वर्क अपॉन टाइम के होता है बेटा, यानी W अपॉन टी के हो गया। अब आप टी को अगर आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे देन W बराबर कितने के हो जाएगा, V इंटू टी के हो गया। मान लो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, अरे हो गया, देखो बेटा आपको कोई घबराने वाली जरूरत नहीं, हो गया बस खत्म, मालूम है ना। अब ये भाई ओम्स लॉ लगाओ, ओम्स लॉ को मालूम है ना क्या होता है, बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है बेटा आपका, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बराबर कितना होता है, आई आर। ओके बेटा आपका, आप यहां पे I की वैल्यू सॉरी बेटा आपका यहां पे वर्क अपॉन टाइम नहीं बेटा आपका, वर्क अपॉन चार्ज, सॉरी मिस्टेक बेटा आपका, वर्क अपॉन चार्ज है, यहां पे कितना आएगा, Q आएगा बेटा, ठीक है। चलो देखो बेटा आपका V बराबर आई आर इक्वेशन ये बड़ा आपका है। अब लाके यहां पे रखो एंड ये आपका Q है कि नहीं, Q की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी, Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी बाई आई बराबर Q अपॉन टी। हो गया, दोनों वैल्यूज को लाके उठा के यहां पे रख दो बेटा आपका, V की जगह ये वैल्यूज रखो और QT की जगह बेटा आपका ये वैल्यूज रखो, देन हो गया बेटा आपका प्रूफ। देन W इज इक्वल टू आई आर मल्टीप्लाई बेटा आपका I इंटू टी। W बराबर किसके आ गया, I का I के साथ I स्क्वायर आर टी। हो गया बेटा आपका प्रूफ। वर्क डन बराबर एनर्जी के होता है, यानी ये बेटा हमारा प्रूफ हो गया। यही हमारा कहलाता है हीटिंग लॉ, या किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी ज्यादा एनर्जी आएगी। तो पूरे चैप्टर में जो हमने पढ़ा हुआ है बेटा आपका, कंडक्टर विच अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एज कंडक्टर, insulator which does not allow to flow of electricity called as insulator, total charge Q is equal to Ne के होता है, current amount of flow of charge called as what आपका current I is equal to Q upon T, unit is ampere joule per second, what is potential, ठीक है, work done per unit charge to flow of from one point to another point called आपका potential, V is equal to W upon Q के, unit is joule per coulomb, ये बड़ा आपका volt, measuring device is voltmeter, for the current is ammeter, and third point is the resistance, क्या होता है आपका obstruction offered to flow of current or inflow of current called है आपका resistance, unit is ohm, ये बड़ा आपका volt per second। क्या होता है Ohm's law, if the physical quantity does not change then the voltage is directly proportional to amount of current, resistance can be controlled, can be increased or decreased, yes, how, by increasing the length resistance should be increases, by decreasing the length resistance should be decreases, but if you increase the area resistance should be decreases, increases, decreases, if you decrease the area resistance should be increases। बड़ा याद रखना, ठीक है। and what is the power rate of doing work, it's called as power। ये सारी चीजें बेटा हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालेंगे बेटा आपका कि हमारी बिजली बिल कितनी आती है, जो कि न्यूमेरिकल की जान है, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।